स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं हमने, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो रे ऑप्टिक्स हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। वैसे तो प्लेन मिरर्स भी आते हैं, लेकिन प्लेन मिरर्स की अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग आते हैं सीधे स्फेरिकल मिरर्स पे। और स्फेरिकल मिरर में इसका एक पोल होगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, एंड rays which are parallel to this axis, which is known as principal axis, meet at a point on axis that is known as focus. एंड ये जो स्फेरिकल मिरर है वो स्फेयर से कट किए गए हैं, उस स्फेयर का एक सेंटर होगा, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि दिख रहा है कॉनकेव विच इज नोन एज कॉन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रियल होते हैं, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट करती हैं। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में ये दोनों ही क्या होते हैं? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? बिहाइंड द मिरर, एक्चुअली रेज मीट नहीं करती हैं। जब भी हम इनका रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। हाँ, एक ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, फॉर्मूला काम आ सकता है कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकस। फोकल लेंथ मतलब फोकस, मतलब हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फोकल लेंथ, है ना, फोकस नहीं। नाउ रे डायग्राम कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग? इसमें जो रूल्स फॉर्म करेंगे, मतलब जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखें, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या होता है इसमें? इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then it passes through the focus in case of concave mirror, but in case of convex mirror the ray which is parallel it appears to coming from the focus, because इसका फोकस कैसा होता है? वर्चुअल होता है। या सेकंड रूल देखें, इफ अ रे passes through focus then it becomes parallel to principal axis. In this case, if a ray is going towards the focus then it becomes parallel to principal axis. If a ray is going in the direction of center of curvature, it reflects back or traces the same path. Similarly, हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये 3 रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम एक और रूल देख सकते हैं कि अगर कोई रे पोल की तरफ जाती है तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लाइक इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। तो टोटल 4 हमारे पास रूल्स होते हैं और इसी से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, अब हम इसके रे डायग्राम बनाए, तो 3 रूल्स में से या 4 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स फॉलो करने हैं हमें। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस थ्रू फोकस, एंड अगर फोकस से पास करे तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। इस तरह से इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी। एंड ये इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। डायरेक्ट इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो इमेज इज रियल बिटवीन एफ एंड सी एंड द साइज इज डिमिनिश्ड। अगर हम एक्चुअल मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये साइज जो दिखेगा हमें इस इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा। और मेजरमेंट से ही बनाना, एग्जाम में बनाओ तो इसको 3 सेंटीमीटर के गैप पे बनाना, एंड इसको सेंटर लेके एक सर्कल बना लिया, एक आर्क बना लिया हमने, एंड देन हम रूल्स फॉलो करेंगे तो एग्जैक्ट रे डायग्राम बनेगा। जनरली इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन सी। जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज भी सी पे बनती है, सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जब भी तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो 3 प्रॉपर्टीज है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एक पोजीशन, सेकंड साइज एंड थर्ड टाइप। पोजीशन, साइज, टाइप, ये तीनों बताने तुम्हें। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखा, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो इससे जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट इन एनलार्ज एंड बिहाइंड द मिरर। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखने के लिए मिरर में। फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट इसका यूज करता है, या फिर बार्बर शॉप में हम जाते हैं तो वहां पर भी इसी तरह के मिरर लगे होते हैं।
कॉन्वेक्स की बात करें तो इसमें हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड बिहाइंड द मिरर। यही रीजन है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग रेयर व्यू मिरर में करते हैं। देखो गाड़ियों में हमारे होते हैं छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, लिखा होता है ना, तो उनका साइज भी छोटा हो जाता है और डिस्टेंस भी जो है वो हमें ऐसे कम दिखती है, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस ज्यादा दिखती है, इसलिए हम उसमें क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। हमें ऐसा लगता है वो दूर है लेकिन एक्चुअली वो कहाँ होते हैं, हमारे पास होते हैं। इसी रीजन से हम इसको एज अ रेयर व्यू मिरर भी यूज करते हैं। नाउ आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज साइन कन्वेंशन पे। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में ही हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, साइन कन्वेंशन। मिरर के लेफ्ट में जितने भी साइन है सब नेगेटिव लिए जाते हैं और मिरर के राइट में सभी के सभी क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव। एक्चुअली जिस डायरेक्शन में रे आती है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है और उसके अपोजिट क्या लिया जाता है, नेगेटिव। जहां आप ऑब्जेक्ट रखते हो उसको पॉजिटिव लिया जाता है और ऑब्जेक्ट के अपोजिट को क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं या फिर सिंपली जैसे तुम लोगों ने टेंथ में कभी याद किया होगा कि मिरर के लेफ्ट में नेगेटिव, मिरर के राइट में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब यहाँ हम कुछ नोटेशंस यूज करेंगे, बहुत पता है तुम लोगों को ये क्या होते हैं। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको O या आई ऑफ O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकेंड वन हाइट ऑफ इमेज सिंपली आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या H2 से। हम लोग O का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जीरो जैसा अपीयर होता है, इसलिए H1 H2 का यूज ज्यादा करते हैं ना। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है हमको, नेगेटिव। इमेज रियल हुई तो नेगेटिव, वर्चुअल हुई तो पॉजिटिव। रियल बनती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, वर्चुअल बनती है बिहाइंड द मिरर। हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल के केस में पॉजिटिव और रियल के केस में नेगेटिव। वर्चुअल के केस में कैसी होगी, वर्चुअल क्योंकि अपवर्ड जाती है इसलिए पॉजिटिव, एंड रियल डाउनवर्ड जाती है इसलिए कैसी होगी, नेगेटिव। वर्चुअल इसे अपवर्ड जाती है एंड रियल इमेज हमेशा ऐसे डाउनवर्ड जाती है इसलिए नेगेटिव। कॉनकेव मिरर हुआ तो कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा लिया जाता है, फोकल लेंथ कैसा लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। एंड कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो उसका फोकल लेंथ क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। बिकॉज कॉनकेव के केस में फोकस कैसा होता है, रियल, और कॉन्वेक्स के केस में फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स पॉजिटिव, रियल मीन्स नेगेटिव। एंड अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो भाई कुछ चीजें तो ऐसी है जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, लाइक यू हमेशा नेगेटिव लेना है चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ एक्सेप्शन आते बहुत रेयर है। इमेज के लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इमेज की हाइट हो या इमेज का डिस्टेंस हो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बाकी तो इजी है लर्न करना। मिरर फॉर्मूला, मिरर के जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज लगाने हैं। नंबर वन मिरर फॉर्मूला, 1/f equals to 1/v plus 1/u, and magnification height of image by height of object, m is h2 by h1 equals to minus v by u, and f equals to क्या होता है हमारे पास, r by 2। ये दो तीन फॉर्मूला लगा के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर मिरर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके आने के चांसेस कम हैं। फिर भी अगर आते हैं तो हमें ये फॉर्मूलाज लगाने हैं इन केस ऑफ मिरर, और साइन कन्वेंशन ये फॉलो करना है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक निडल है 4.5 सेंटीमीटर हाइट है,
प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, यानी यू हो गया -12। एंड आगे क्या गिवन है हमारे पास, फोकल लेंथ गिवन है 15 एंड गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ और यू की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वी आ जाएगा एंड दैट इज 20/3। एंड नेक्स्ट चीज हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा यहाँ से 5/9। लेस देन 1 मैग्निफिकेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर इन साइज, इमेज जो है सॉरी वो स्मॉलर इन साइज है, डिमिनिश्ड है। और पॉजिटिव होने का मतलब कि क्या होना चाहिए, देखो मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है, h2/h1। अब h1 तो पॉजिटिव ही होता है, h2 भी अगर पॉजिटिव बन जाए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इमेज कैसी बने, तो वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। और रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, मैग्निफिकेशन गिवन हो तुम्हें टाइप ऑफ इमेज बताना हो। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब एनलार्ज इमेज, लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड इमेज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम मिरर्स पढ़ रहे थे, मिरर क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन मींस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it bend towards the normal or away from normal. In simple words, the bending of light when it travels from one medium to another medium is known as diffraction. अब लाइट जब बेंड होगी तो ऑब्वियसली इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल सेम नहीं होगा। ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, इसका एंगल नॉर्मल के साथ बनता है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये और ये एंगल सेम हो गए बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स है, और ये बनता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंड ये जो डिफरेंस दिख रहा है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ऑप्टिकली रेयरर में जाएगी तो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। When light travels from one medium to another medium, all the parameter changes, velocity, wavelength, but frequency, there is no change in frequency. Important, ध्यान रखेंगे, there is no change in frequency, all the parameter changes but there is no change in frequency। एंड v का फॉर्मूला जैसे हमें पता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एंड लाइट की बात कर रहे हैं तो हम v की जगह c इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, न्यू लैम्बडा, जिसका हमने केमिस्ट्री में बहुत बार यूज किया है। c मींस वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, क्या चीज चेंज नहीं होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज लाइट ट्रैवल करने के लिए क्या करती है, वाइब्रेशंस करती है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स को भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेशन सेम होते हैं लेकिन चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ। और वेलोसिटी के चेंज के कारण ही लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम लोगों को पता होंगे क्या होते हैं। लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. Second, ratio of sine of incident angle to the ratio of sine of refraction angle is constant, which is known as refractive index, and this law is known as Snell's law. Now refractive index जैसा मैंने बताया क्या होता है, sin i by sin r, which is represented by mu और n से represent करते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखा जाता है जैसे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, बट रीड कैसे करते हैं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
तो ये जैसे ग्लास के लिए है, ये वाटर के लिए है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। So bending of a light in a medium depends on its refractive index. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा बेंडिंग। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डायमंड का मिलता है 2.42, इसलिए लाइट सबसे ज्यादा बेंड किस में होगी, डायमंड में। तो ये हमने देखे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया इसको रीड कैसे करना है, जैसे डायमंड एयर के रिस्पेक्ट में, तो डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या वैल्यू है, 2.42। ग्लास, वाटर और डायमंड, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न करके रखना, एग्जाम में काम आते हैं हमारे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा इसलिए हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि हम एयर टू ग्लास ट्रेवल करें एंड देन ग्लास टू एयर ट्रेवल करें, तो एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड ग्लास टू एयर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ग्लास एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का रेसिप्रोकल करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मिल जाएगा। मतलब अगर आपको मीडियम को इंटरचेंज करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि हम एयर टू ग्लास ट्रेवल करें देन ग्लास टू एयर ट्रेवल करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के क्या मिलते हैं, हमें रेसिप्रोकल। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3, और हमें एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए तो वो क्या होगा, 3/4। वैसे तो देखो बोर्ड्स में चांसेस होते हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसी चीजें पूछी जाती है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, तो चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम। इस चैप्टर में आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के डिस्टेंस को हमने बोला था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ इस पे क्वेश्चन एक आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। थिकनेस इन द मीन्स की ब्रेड्थ पे बात कर रहे हैं वो लोग, थिकनेस मतलब ऐसे हाइट में नहीं, लेंथ और ब्रेड्थ को ये लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस। तो उस थिकनेस पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना ग्लास स्लैब थिक होगा रे उतनी ज्यादा क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। इवन ये फॉर्मूला से हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, T इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। अगेन इस पे भी बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये आईआईटी के काम का है, जेई में आ सकता है लेकिन बोर्ड्स में नहीं मिलेगा इस पे क्वेश्चन। हाँ ये वही पूछेगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, लेकिन हाँ इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर भी एक फॉर्मूला नोट करके रखेंगे इन केस अगर आता है। अगर मल्टीपल मीडियम्स है हमारे पास, लाइक 1 2 3 3 मीडियम से रे पास हो रही है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, एंड हमें फाइंड करना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके रिलेशन चाहिए। तो जैसे हमें मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1, डिनोमिनेटर में मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो हमें 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मिल जाएगा। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो सपोज जैसे तुम्हारे पास वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी है, एंड क्वेश्चन में तुमसे पूछा है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो जो पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर में ले लेना और ये जो आगे लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर, मतलब ये जो यहाँ पर आ रहा है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला इसलिए वाटर ऊपर आएगा, ग्लास जिसके भी रिस्पेक्ट में बोले वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ काम आ सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, लाइक जैसे ये दिया है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कार्बन डाइसल्फाइड का है। नाउ हमें डायमंड चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन 1 1 मार्क में हमें ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे।
और अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं भी आते हैं तो आगे हमारे कुछ न्यूमेरिकल में इनका यूज होगा। देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में ऐसे सबमर्ज करते, देन हम यहाँ से देखते हैं उसके टॉप से, तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा हमें। मतलब उसका जो एक्चुअल डेप्थ होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन अपेरेंट डेप्थ कम होगा। जैसा कि हमें स्विमिंग पूल दिखता है, स्विमिंग पूल एक्चुअली तो डीप होता है लेकिन हमें शैलो दिखता है। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो वो बेंड होगी, एंड बेंड होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट यहाँ अपीयर होगा, लेकिन एक्चुअली वो डेप्थ पे है। इससे अगर तुम्हें कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़े तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? एक्चुअल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूलाज बताए, लेकिन सबसे बेसिक तो साइन आई बाय साइन आर है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने देखा कि अगर हमें मीडियम्स को रिवर्स करना है तो रेसिप्रोकल लेना है। वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर चाहिए तो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेप्थ के रिस्पेक्ट में चाहिए तो एक्चुअल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक ग्लास के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखें और ग्लास का थिकनेस सी सेंटीमीटर का है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर पे दिखता है। मतलब एक्चुअल डेप्थ सी की है, अपेरेंट बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। अगर 6 सेंटीमीटर का ग्लास ले लोगे थिक तो ऑब्जेक्ट 4 पे दिखेगा, जिससे कि हमेशा रेशियो क्या बना रहा है? 3/2 का। इसके अलावा भी हमारे पास फॉर्मूले हैं बहुत सारे, जैसे वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। इससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 भी ले सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी मतलब न्यू लैम्बडा, और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है ना, यानी क्या आ जाएगा? लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लगा सकते हैं। नंबर 1 साइन आई बाय साइन आर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, actual depth by apparent depth, then v1 by v2, and then lambda 1 by lambda 2। जितने फॉर्मूले अच्छे से लर्न करोगे ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल, उतने इजी हो जाएंगे। जितने फॉर्मूले आते जा रहे हैं सब, स्पेशली जो जो बता रहा हूँ सब नोट करते जाओ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेंसेज पे। जैसे एक डबल कॉनकेव लेंस है, दोनों साइड कॉनकेव है। डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। या फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास? कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। एक साइड कॉनकेव, दूसरा साइड कॉन्वेक्स। इसके रूल्स क्या है? सिमिलर टू मिरर, यहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट passes through focus. If a ray passes through optical center then it passes without any deviation. If a ray is passing through focus then it becomes parallel to, पैरेलल बनेगा, थोड़ा सा बेंड दिख रहा है। तो ये 3 रूल्स है हमारे पास। लेकिन अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, विच इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, रे पैरेलल है तो डाइवर्ज होगी, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास, और फोकस के डायरेक्शन में जाएगी तो क्या बन जाएगी? पैरेलल। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस को कैसा लेंस बोला हमने? कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को क्या बोला है हमने? डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव मिरर को क्या बोला था हमने? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला था हमने? अपोजिट है। यहाँ कौन सा लेंस ले रहे हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। वहां कौन सा मिरर ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग। इसमें जैसे हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा, एंड जब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स फॉलो करते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2f पे।
जैसा मिरर में ऑब्जेक्ट को सी पे रखे तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन ओ एंड एफ, रे पैरेलल गई तो कहाँ से पास हो गई, फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो स्ट्रेट पास हो गई। इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन एफ एंड टू एफ, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज। एंड वर्चुअल इमेज है, सॉरी, हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। क्लियर है? तो ये जो इमेज बनी है इसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। कॉन्केव लेंस की बात करें, इसमें भी जब हमने रे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो किया, रे को पैरेलल ले गए, देन इट अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास के तो स्ट्रेट पास हो गई। इमेज बनती है हमारी, कैसी इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यानी कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसमें एक ही टाइप का रे डायग्राम है। कॉन्वेक्स में अलग अलग बन सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में बहुत सारे इमेज रे डायग्राम्स बनते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ भी सिमिलर है, लेंस के लेफ्ट में नेगेटिव, लेंस के राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सिमिलर टू दैट कि अगर आप रे के साथ चलते हो तो पॉजिटिव, रे के अपोजिट चलते हो तो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट के साथ गए तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के अपोजिट गए तो नेगेटिव। यहाँ पर भी यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। वी रियल के केस में पॉजिटिव, वर्चुअल के केस में नेगेटिव। फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में रियल। कैसी इमेज बनती है, क्या बताई मैंने, डाउनवर्ड बनेगी। वर्चुअल कैसी बनेगी, बनेगी ऐसा, वैसे तो अपोजिट होता है, मतलब लेंस है तो लेंस में इस तरफ रियल बनती है और इस तरफ क्या बनती है, वर्चुअल। मिरर में क्या होता है पता है, मिरर में, यहाँ देखो लेंस में क्या बोला मैंने, लेफ्ट में रियल बनती है, लेकिन मिरर में, सॉरी, लेंस में राइट में रियल बनती है, लेंस में राइट में रियल, मिरर में लेफ्ट में रियल बनती है। ठीक है? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, मैग्निफिकेशन h2/h1, लेकिन -v/u की जगह यहाँ क्या है, +v/u। मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, लेंस में यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो एनलार्ज इमेज, लेस देन 1 हुआ तो डिमिनिश इमेज, नेगेटिव हुआ तो रियल इमेज, पॉजिटिव हुआ तो सिमिलर टू द मिरर। भाई यहाँ तक हमने जो पढ़ा, बहुत से बच्चे ये चीज पढ़ते ही नहीं है, बोलिए तो हमने 10th में पढ़ रखी है, लेकिन ये जब तक रिवाइज नहीं करोगे आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाते कि इसकी नीड नहीं है, तुमको आता होगा। पावर क्या होती है लेंस की, 1/फोकल लेंथ इन मीटर। एंड पावर को मेजर किया जाता है किसमें, डायोप्टर। यूनिट है उसकी क्या, डायोप्टर। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है हमारे पास तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। जैसे पावर -2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -50। नेगेटिव पावर मीन्स कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस। अभी चश्मे का नंबर हमारे -1.25 जैसे, तो -1.25 मतलब कॉनकेव लेंस का पावर -1.25। तो चश्मे का नंबर मीन्स क्या होता है, पावर। क्लियर है? इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं सिमिलर टू दैट वन, पर चांसेस बहुत कम है कि न्यूमेरिकल दें। अब ये सब ओमिट हो गए हैं, न्यूमेरिकल वगैरह तो आना नहीं, लेकिन साइन कन्वेंशन वगैरह सब पता होना चाहिए।
चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो तुम लोगों के इसमें आ सकता है और नहीं भी आता है तो लेंस मेकर फॉर्मूला इस पर डिपेंड करता है, तो फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ऑब्जेक्ट हमने रखा है कहाँ पर, रेयरर मीडियम में, इमेज कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में। इसका डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, क्या करना है तुम लोगों को समझना, सबसे पहले एक नॉर्मल बना देना है इसमें। ये एक कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा है, इस कॉन्वेक्स सरफेस पे हमने सबसे पहले क्या बना देना है, नॉर्मल। देन ये ऑब्जेक्ट ओ है जहां से रे गई, ऑब्जेक्ट के एंगल को हमेशा अल्फा लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा क्या लिया जाता है, यू, एंड डिस्टेंस जो भी मेजर कर रहे हो पोल से मेजर कर रहे हो। अब ये एंगल आई बन गया क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है दैट इज इंसिडेंट एंगल, एंड ये रे रिफ्रैक्ट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंट हो गई, ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमेज के एंगल को हम लोग बोलते हैं बीटा, एंड नॉर्मल के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा। ये डिस्टेंस होगा आर और इमेज का डिस्टेंस वी। सबसे पहले हमें ये रे डायग्राम बनाना है। रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ1 लिखा है, एंड डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ2 लिखा है। अब यहां देखेंगे हम लोग कि ये ट्राइंगल जो तुम्हें दिख रहा है, दिस वन, इन ट्राइंगल NOC, अल्फा प्लस गामा एक्सटीरियर एंगल से क्या होना चाहिए, आई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, दिस वन, तो आर प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, गामा, यानी आर क्या होना चाहिए, गामा माइनस बीटा। सबसे पहले हमने आई और आर निकालना है क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन आई बाय साइन आई। तो हमने आई और आर निकाल लिया। इसमें देखना हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है, ये डिस्टेंस निग्लिजिबल है। देखो नेक्स्ट हम लोग इसमें म्यू निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, बट फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल्स टू आई होता है एंड साइन आर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, आर। अप टू 5 to 10 डिग्री साइन की जो वैल्यू होती है वही आती है जो एंगल की वैल्यू है। तो हमने म्यू को लिख दिया आई बाय आर। नाउ आई था हमारे पास क्या, अल्फा प्लस गामा, एंड आर क्या है हमारे पास, गामा माइनस बीटा। तो इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। बट अब हम अल्फा की वैल्यू निकालें, तुम लोग देख सकते हो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है इसमें से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज mn बाय om। बट अगेन फॉर स्मॉल एंगल हम tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बीटा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, mn बाय mi, और गामा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, mn बाय mc। इस तरह से सभी वैल्यूज हम लोग ये म्यू के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जिसमें से हमें जो कॉमन टर्म है mn निकल के कैंसिल हो जाएगा। एंड जैसा मैंने बताया डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो क्या मैं ये OM को OP लिख सकता हूँ, OM is approximately equals to OP, MC is approximately equals to PC, and MI is approximately equals to PI। तो हमने इनको P के टर्म में ले लिया। नाउ OP क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस जो नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होंगे। OP म्यू हो गया, PC R एंड PI V। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एंड सॉल्व करके म्यू को मल्टीप्लाई करके म्यू वाले टर्म लेफ्ट में लिए, बाकी सब राइट में ले लिए, सॉरी आर वाले टर्म लेफ्ट में लिए, एंड आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये एक डेरिवेशन आ गया हमारे पास। ये कौन सा डेरिवेशन आया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। तो 1 बाय आर आ गया म्यू माइनस 1, म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू। नाउ म्यू होता है μ2 बाय μ1, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम 1 to 2। तो अगर हम म्यू को μ2 बाय μ1 पुट करके एलसीएम लेके सॉल्व करें
तो इस तरह का भी एक रिलेशन देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि म्यू2 रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसर मीडियम को और म्यू1 रिप्रेजेंट कर रहा है रेयरर मीडियम को। तो ये रिलेशन लर्न करना है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला का। अभी मैंने डिराइव करवाया किसके लिए, ऑब्जेक्ट रेयरर इमेज डेंसर। ऐसे ही हमारे पास आ सकता है ऑब्जेक्ट डेंसर इमेज, सिमिलर वे में डिराइव करना है इसको भी, लेकिन तब डेरिवेशन क्या आ रहा है वो देखो। पहले वाले केस में क्या था हमारे पास, म्यू2 माइनस म्यू1 1 बाय आर, म्यू2 बाय बी, म्यू1 बाय यू। लेकिन आप देखो 1 और 2 रिवर्स हो जाएंगे। देखा क्या चेंज आ गया, म्यू1 बाय बी आ गया, म्यू2 बाय यू आ गया, और म्यू1 माइनस म्यू2 आ गया। तो क्या चेंज हो रहा है, जब हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो ये 1 की 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 इंटरचेंज हो गए, 1 और 2 आ गया समझ में। इसलिए अगर हम ये फॉर्मूला लर्न कर लें तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में इनके डेरिवेशन भी आ सकते हैं, हमसे पूछे गए हैं, ऑब्जेक्ट रेयरर इमेज डेंसर या ऑब्जेक्ट डेंसर इमेज रेयरर। लेंस मेकर फॉर्मूला जो इसके पहले वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली काम आता है लेंस को डिजाइन करने के लिए, दैट्स वाई इसको क्या बोला है हमने, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि लेंस थिन होना चाहिए। हमने एक लेंस लिया विच इज थिन इन साइज एंड OB डिस्टेंस दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज फॉर्म हुई DI डिस्टेंस पे। एक्चुअली लेंस के दो फेसेस हैं, दिख रहा है तुम्हें, एक ABC है एक ADC है, इसलिए हमने दो रे डायग्राम बनाए, ABC फेस के लिए, ADC फेस के लिए। ABC के लिए देखें तो ये O ऑब्जेक्ट है और इसने जो इमेज बनाई दैट इज I1। ये I1 इमेज सेकेंड फेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि एक्चुअली ये जो I1 इमेज है ये डेंसर मीडियम में बनती है, यानी कि लेंस के अंदर बन रही है, ये तो हमने एक्सटेंड करके उसको बाहर बनाया है। I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, आई पे। अब पहले फेज को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट फेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ था, फर्स्ट फेज के लिए ऑब्जेक्ट था रेयरर मीडियम में और इमेज किस में है, डेंसर में। लेकिन सेकंड वाले फेज के लिए हम बात करें तो ऑब्जेक्ट है डेंसर में, इमेज कहाँ बन रही है, ये रेयरर में। मतलब अभी हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए ना, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, वो दोनों काम आने हैं। तो पहले वाले फेज पे मैं रेयरर टू डेंसर वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, और तुम्हें दिख रहा है देखो, उसमें क्या था, म्यू2 बाय BI1 मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सॉरी, एंड म्यू1 बाय क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय क्या था, R। तो ये फेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरे पास OB, इमेज डिस्टेंस है BI1, और ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, हो गया इसके लिए, ये फर्स्ट फेज के लिए हो गया हमारे पास। ठीक है, कौन से फेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ABC। ये फर्स्ट फेज के लिए ये हुआ है ना, ये वाला फर्स्ट के लिए ABC के लिए। हम इसमें चाहे तो VU इन सब की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। BI1 को मैंने V1 से रिप्रेजेंट किया है, OB को हमने U से रिप्रेजेंट किया। साइन कन्वेंशन मत लगाना क्योंकि ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, हम डेंसर रेयर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला ले रहे हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं। बहुत बार तुम लोग देखोगे बुक्स में साइन कन्वेंशन लगे रहते हैं क्योंकि वो एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेकेंड वाला फेज जो होगा, ये डेंसर टू रेयर का केस है, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू1 बाय बी, म्यू2 बाय यू, म्यू1 माइनस म्यू2 बाय आर। इसका R है DC2, ऑब्जेक्ट है इसका DI1 और इमेज है इसका DI। पुट कर दिया मैंने यहां पर, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा DI1,
इसलिए देखो u की जगह मैंने ये लिखा है, इसलिए माइनस आगे लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया मैंने, साइन कन्वेंशन लगे हुए ऑलरेडी। अब इनमें हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों को प्लस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत थिन लेंस है, तो मैं बी और डी को अप्रोक्स सेम ले सकता हूँ। यानी कि मैं डी आई वन को चाहूं तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, बी आई वन। डी आई वन को क्या लिख सकता हूं मैं, बी आई वन। क्योंकि हमें दोनों में से बी आई वन को एलिमिनेट करना है। हमने एलिमिनेट किया, प्लस किया, ये म्यू वन माइनस म्यू टू है, ये म्यू टू माइनस म्यू वन है। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, एक हमारे लिए आर वन है और दूसरा आर टू है। कॉमन निकलेगा यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा म्यू वन। म्यू वन को अपॉन में ले लो, म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू वन बाय म्यू वन क्या बन जाएगा, वी वन, सॉरी म्यू टू बाय म्यू वन क्या बन जाएगा, म्यू। इस तरह से हमारे पास एक ये फॉर्मूला आता है। बट अगेन ये लेंस मेकर नहीं है, इसको अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो हमने म्यू को रख दिया, यू को रख दिया नॉट डिफाइंड, तो वी को रख दिया हमने एफ। ये जो आया, दिस इज क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और ये कहाँ लग सकता है, जहां लेंस बहुत थिन हो। जब इनका बी और डी, तुमने देखा हमने अजम्पशन लिया कि बी एंड डी आर वन ऑफ द सेम पॉइंट, तो ये तभी हो सकता है ना जब लेंस थिन हो। मतलब इस लेंस मेकर फॉर्मूला की कंडीशन ही यही है कि ये कब अप्लीकेबल होगा, जब लेंस क्या होगा, थिन होगा। तो फर्स्ट फेज में हमने लगाया रेयर टू डेंसर का केस, सेकंड फेज पे लगाया हमने डेंसर टू रेयर का केस, दोनों को प्लस किया, एलिमिनेट करके म्यू वन कॉमन लेके अपॉन में ले लिया, ये ऐसा आ जाएगा। देन हमने u को नॉट डिफाइन लिया, u अगर इनफाइनाइट पे है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी ना। वन बाय इनफाइनाइट मीन जीरो, इसलिए हमने ओमिट कर दिया, उसको हटा दिया। क्लियर है, दिस इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। या तो एग्जाम में इसका डेरिवेशन मिल सकता है, या इसके पहले वाले डेरिवेशन की बात करें तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आ सकता है। ठीक, स्पेशल केसेस देखें लेंस मेकर फॉर्मूला के। जैसा कि तुमने देखा इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 R2। अब मैंने लिया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन पे थोड़ा ध्यान देना, अब हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला बना लिया है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फर्स्ट फेस होता है, सेकंड फेस होता है। फर्स्ट फेस का रेडियस पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन सेकंड का रेडियस क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो तुम देखोगे R1 R लिया है, लेकिन R2 को क्या लिया इन्होंने, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दे तो सॉल्व करके फोकल लेंथ ये आ जाती है हमारे पास। अब इसमें भी एक और अजम्पशन ले ले कि ये म्यू जो है 1.5 है, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएंगे, सेम। यानी एक ग्लास से हमने लेंस बनाया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बनाया, तो जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ के। अब हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो भाई इसका R1 तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, दिख रहा है, प्लेन है, लेकिन R2 की वैल्यू कुछ होगी विच इज इक्वल टू, हमने क्या ले ली, -R। इस केस में फोकल लेंथ इक्वल्स टू 2R आ जाएगा अगर म्यू 1.5 हुआ। इक्वी कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये इसका फर्स्ट फेस है और ये इसका सेकंड फेस है। मतलब इसका R1 कैसा होगा हमारे पास, आर सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये हमारे पास फर्स्ट फेस है, ये क्या है हमारे पास, सेकंड फेस। इसका R1 इधर आएगा, R2 इधर आएगा, मतलब R1 इसका होगा नेगेटिव और R2 क्या होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स में R2 नेगेटिव होता है, कॉन्केव में R1 नेगेटिव। तो इसका फोकल लेंथ आएगा सेम इक्वल्स टू R, लेकिन नेगेटिव R, ठीक है।
और इसमें भी अगर प्लेनो कॉनकेव ले लें तो इसमें क्या आएगी, फोकल लेंथ -2r के इक्वल, दिख रहा है। एक लेंस को अगर लिक्विड में डाल दें हम तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे और इसका प्रूफ भी आ सकता है। तो पहले हमने फोकल लेंथ ले ली एयर में और देन F2 ले ली फोकल लेंथ इन लिक्विड। हमने लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया व्हेन द लेंस इज इन एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, बाकी तो नॉर्मली जैसे सिंबल्स होते वही लिए हैं। जब हम इसको लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। लेकिन क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे, वो तो लेंस का टाइप है ना, वो तो मटेरियल है। हमने डिवाइड किया, ऐसा आया हमारे पास, ये तो ये फॉर्मूला बन गया, तुम लोग इससे F2 फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हमने इसको वाटर में सबमर्ज किया होता तो क्या कंडीशन होती, लिक्विड वाटर होता तो, इफ द लिक्विड इज वाटर देन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, वाटर। ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्लास का पता है 3/2, वाटर का 4/3, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आएगा 9/8। वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। सॉल्व करके हमारे पास फोकल लेंथ का रेशियो आता है 1:4, मतलब न्यू फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो प्रीवियस वन की क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब जब हम किसी लेंस को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है लेकिन पावर डिक्रीज होता है। समझ गए, फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज, बट पावर क्या होगा, डिक्रीज। जैसा कि हमने देखा कि वाटर में सबमर्ज करने से फोकल लेंथ कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। लर्न करके रखना है इसको। हम दो लेंसेज को कंबाइन भी कर सकते हैं। बहुत बार हमारे पास क्या होता है कि एक 1 डायोप्टर या फोकल लेंथ 1 मीटर का एक लेंस है हमारे पास एंड दूसरा है 0.5 का डायोप्टर में। जब हम उन दोनों को कंबाइन करते हैं तो उनका पावर 1.5 हो जाएगा। और हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि लेंसेज को हम कंबाइन करके उनके फोकल लेंथ और पावर में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी एक अजम्पशन हमने ये लिया है कि लेंसेज आर वेरी थिन, और लेंसेज ऐसा नहीं कि नियर बाय रख दिए तो वो उनके बीच में एयर गैप नहीं आएगा, एयर गैप भी आएगा, तो बहुत बार उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें। बट अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एयर गैप भी नहीं है और लेंसेज क्या है, थिन है। अब यहाँ दो लेंसेज हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओ रखा हमने, तो फर्स्ट वन ने इसका इमेज I1 पे बनाया। ये I1 सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और वो उसकी इमेज कहाँ बना रहा है, आई पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू लिया, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस V1, जो सेकेंड के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, एंड सेकेंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस V। लेंस फॉर्मूला लगाएं तो 1/f 1/v माइनस 1/u। सेकेंड लेंस के लिए V तो वही रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट इसका कहाँ होगा, V1 पे। दोनों को प्लस करें, V1 V1 कैंसल, इस तरह से आता है। नाउ वी नो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f। तो कंबाइंड लेंसेज के केस में फोकल लेंथ उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होती है। या फिर पावर, जैसा कि हमें पता है 1/f क्या होता है, पावर होता है ना, तो पावर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लीकेशन में आते जाते हैं। क्लियर है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जनरली लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर जाती है, और हम यहाँ एक अपोजिट केस ले रहे हैं, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर में। फर्स्ट केस में हमने ये वाला एंगल लिया है, आई, रेड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट केस है। डेंसर टू रेयर गए, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई रे। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction becomes 90 degree is known as critical angle। अब हमने इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को कर दिया।
तो रे सेम मीडियम में आ गई, दिस इज नोन एज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होना चाहिए था रिफ्रैक्शन, हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोला है हमने, TIR। तो TIR की दो कंडीशंस हैं हमारे पास। नंबर वन, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड नंबर टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle, then only the TIR occur। ये दो कंडीशन है हमारे पास जब TIR होगा। TIR का एग्जांपल देखें हम लोग तो मिराज, डेजर्ट्स में जाते हैं तो ऐसा लगता है ओएसिस है, स्मॉल पॉन्ड ऑफ वाटर अपीयर होता है, दैट इज मिराज। एंड लूमिंग, जो ऐसे रीजन होते हैं जहाँ कोल्ड बहुत ज़्यादा होती है तो शिप जो होती है वो हमें स्काई में आती हुई दिखती है, ऐसा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ TIR। इसके अलावा हम देखें ऑप्टिकल फाइबर, है ना, और नहीं, दैट इज नॉट TIR। TIR का मैंने एक एग्जांपल बताया, एक और क्या कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और एंडोस्कोपी में जो ऑप्टिकल फाइबर यूज कर, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ TIR। डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, जैसा कि हम तो इसका एक रिलेशन निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में, तो फ्रॉम डेंसर टू रेयर sin i by sin r होगा। इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री, नाउ sin 90 इज 1, तो डेंसर टू रेयर आ गया sin c, बट रेयर टू डेंसर का रेसिप्रोकल होगा, यानी क्या आएगा, cos x c। तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बन गया भाई। तुमको एग्जाम में क्रिटिकल एंगल देके पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है और तुम्हें क्रिटिकल एंगल निकालना होता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि इस रे का जो पाथ है वो ट्रेस करो, तो सबसे पहले देखना होगा, ऐसा तो नहीं कि TIR हो जाएगा, और TIR होगा कि नहीं होगा वो किससे पता चलेगा हमें, क्रिटिकल एंगल से। क्लियर है। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश समझना है हमें कि फिश जो है उसको एक सर्कुलर पोर्शन जो है उसी वही विजिबल होता है, बाकी सब एज अ मिरर अपीयर होता है बिकॉज ऑफ TIR। तो जब हम बात करते हैं फिश की, तो हमें इसके लिए फाइंड करना होगा कि इसको कितना एरिया विजिबल होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये रेडियस फाइंड आउट करना है। बिकॉज रेडियस मिल गई तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एक फिश को कितना एरिया विजिबल होगा। फिश, या फिर हम इवन स्विमर की बात करें, तो जब हम स्विमिंग पूल में है तो हमें एक सर्कुलर पोर्शन विजिबल होगा और बाकी सब कैसा दिखेगा, एकदम शाइन करता हुआ मिरर की तरह, जस्ट बिकॉज ऑफ ये देखो TIR हो रहा है यहाँ पे। बाकी जहाँ एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, जस्ट वो रेज बेंड हुई, और जहाँ लेस देन क्रिटिकल एंगल है वो पोर्शन क्या होगा, विजिबल होगा। इवन हम अगर स्विमिंग पूल में एक छोटा सा लैंप लगा दे, कलरफुल लैंप लगा दे, तो उसका लाइट जो होगा एक सर्कुलर पोर्शन में विजिबल होगा, बाकी एरिया में विजिबल नहीं होगा। तो ये रेडियस हमें फाइंड करना है। रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम लोग लेते हैं ट्राइंगल OEF। इसमें साइन C क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, OF बाय FE, और cos t हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। अब हमने cos t क्यों लिया, बिकॉज इन केस ऑफ TIR cos t मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये रेडियस R है और डेप्थ हमने ली है इसकी H। पाइथागोरस से हम लोग चाहे तो ये FE फाइंड कर सकते हैं, एंड ये आएगा हमारे पास √R² प्लस H², एंड OF मीन्स रेडियस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाटर के अलावा अगर कोई लिक्विड दे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पुट कर देना, बट जैसा कि हमें पता है अभी ये वाटर की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिया, 4/3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके R आ जाएगा 3h/√7, एंड एरिया आ जाएगा πr² से पाई इंटू 9h²/7। तो ये वो एरिया है जो उस फिश को विजिबल होगा, सर्कुलर पोर्शन जो विजिबल होगा उसका एरिया क्या है, 9πh²/7, और रेडियस उसका क्या है, 3h/√7। दोनों ही याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूले की तरह लर्न करके रखना। बट एग्जाम में अगर इस पे न्यूमेरिकल आता है, जैसा कि NCERT में इस पे न्यूमेरिकल है, तो पहले तुम लोगों को ये डिराइव करना पड़ेगा, देन इसके बाद इसको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया।
जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक containing water up to the depth of 80 centimeter. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given. Now जैसा कि हमें पता है एरिया क्या होगा इसका 9 पाई h स्क्वायर बाय 7 h गिवन है, पुट किया मतलब कितना एरिया कवर करेगा ये 2.58 मीटर स्क्वायर कवर करेगा। एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना है, पहले वो डिराइव कर लेंगे देन इसके बाद यूज करेंगे। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रैक्टिकल भी मिलेंगे तुमको और बोर्ड्स में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इसमें इन्होंने एक मिरर लिया है और मिरर के ऊपर एक लिक्विड की लेयर लगा के उसके ऊपर लेंस रख दिया है। अब इन्होंने एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म की। गिवन क्या है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का गिवन है, लिक्विड लेयर के कांटेक्ट में है। एक स्मॉल नीडल जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव करते हैं कब तक? जब तक कि सेम पोजीशन पे इमेज नहीं बन जाती, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है वही इमेज बन रही है और वो डिस्टेंस आती है 45 सेंटीमीटर। द लिक्विड इज रिमूव्ड एंड सेम एक्सपेरिमेंट अगेन किया तो डिस्टेंस कितना आती है 30। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए लिक्विड का। अब सेम ऑब्जेक्ट जहां पर है वहां पर इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा। हमने जब लिक्विड रिमूव किया तो इमेज 30 पे बनती है, मतलब 2f1 कितना होना चाहिए? 30। f1 में किसकी फोकल लेंथ ले रहा हूँ? इस लेंस की, क्योंकि अब वाटर रिमूव कर दिया है। तो इससे हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ आ गई। लेंस की फोकल लेंथ है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा क्योंकि इक्विकॉन्वेक्स है। इसको सॉल्व करके यहाँ से हमारे पास R आ जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का आ गया 15 सेंटीमीटर। अब ये चीज ध्यान रखना है हमें, जो यहाँ पर वाटर की लेयर है ना वो भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगी, बट वो लेंस कैसा होगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। जब हमने कॉम्बिनेशन का डिस्टेंस निकाला तो 45 आता है, यानी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी 45/2, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है वही इमेज बन रही है, मतलब वो 2f होना चाहिए, मतलब f होगा 45/2। f मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, f1 कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, f2 प्लेनो कॉनकेव का फोकल लेंथ। सॉल्व करके प्लेनो कॉनकेव की फोकल लेंथ आ गई -45 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉनकेव में R1 जो होता है ना वो निगेटिव होता है, लेकिन R2 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड इसके केस में नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि प्लेनो कॉनकेव है। F2 आ चुका है हमारे पास, म्यू फाइंड करना है क्योंकि वो लिक्विड क्या है हमें यही फाइंड करना है। R1 में हमने ले लिया -R, R2 में नॉट डिफाइंड। सॉल्व किया जब हमने इसको तो यहाँ से वैल्यू आती है म्यू की 4/3। इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो क्या होना चाहिए? व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, या फिर हम बात करें सिंपल पेपर में, प्रैक्टिकल्स में, ये सब के लिए यूजफुल है। अब हम लोग आते हैं डिस्पर्जन पे। व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कलर के लिए, किसी भी कलर के लिए, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगी बेंडिंग उतना ही कम होगी, और वेवलेंथ जितनी कम होगी बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर को बेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, एंड सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है? रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जिससे वो 7 कलर में ब्रेक कर देता है व्हाइट कलर को। दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम एंड द फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन। जिससे हमने व्हाइट लाइट को किस में ब्रेक कर दिया? 7 पार्ट्स में, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में। तो अब हम ये प्रिज्म के बारे में ही पढ़ेंगे, और प्रिज्म में एक शायद तुमने कभी पढ़ा हो कि इस तरह का एक डिवाइस होता है जो सबमरीन में यूज होता है। इसमें हम पोरो प्रिज्म का यूज करते हैं। यहाँ पर तुमने देखा होगा एक मिरर का यूज भी किया जाता है, पर मिरर से ज्यादा अगर हम प्रिज्म का यूज करें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्रिज्म से इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है। मिरर यूज करोगे तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो उसमें क्या होगा? इंटेंसिटी का
लॉस हो जाएगा। तो ये हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो सबमरीन के ऊपर है वो भी देखा जा सकता है सबमरीन के अंदर रह के, इस तरह से हम प्रिज्म का अरेंजमेंट करें तो। अब ये डिफरेंट टाइप के पोरो प्रिज्म हैं। अब तुम्हें इसमें रे डायग्राम कंप्लीट करने को बोलेंगे बोर्ड्स में। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म ले लें तो इसमें ऑब्जेक्ट देखो ए भी इस तरह से रखा है, पहली रे आई तो वो इस तरह से बेंट हो गई, सेकेंड रे आई वो भी 90 डिग्री पे बेंट हुई। मतलब तुम देखो जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो बिल्कुल एकदम अपोजिट जा रहे हैं, और 90 डिग्री से ऐसे रोटेट होके आ गई इमेज। लेकिन अगर हम ऐसा इसी प्रिज्म को इस तरह से रखें और यहाँ से अगर रे डायग्राम बनाना स्टार्ट करें तो ये रेज, ये देखो ये इरेक्ट इमेज को इसने क्या बना दिया, इन्वर्टेड इमेज बना दिया। तुम लोगों को रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आएगा। ट्रेपेजियम के शेप का प्रिज्म लिया तो प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेज को हमेशा टुवर्ड्स द बेस बेंड करता है। ये बेस की तरफ बेंड किया, ये भी बेस की तरफ, रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ चली जाएगी बिकॉज ऑफ TIR। एंड अगेन क्या हुआ, ये तो कैसी इमेज थी, इरेक्ट, बट यहाँ क्या हो गई, इन्वर्टेड। इस तरह से हम इरेक्ट को इन्वर्टेड या इन्वर्टेड को इरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पोरो प्रिज्म में तुम्हें रे डायग्राम कंप्लीट करने को आएगा। अब जैसा मैंने बताया कि डिस्पर्जन का मेन कॉज ये है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये कॉशीज ने दिया था, उसी के नाम पे कॉशीज इक्वेशन बनी, a प्लस बी बाय लैम्बडा स्क्वायर सी बाय लैम्बडा टू द पावर 4। दैट मीन्स म्यू, सिंपल वर्ड्स में बोले तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसलिए हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका मिलता है हमें, वॉयलेट कलर का, क्योंकि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। और सबसे कम डेविएशन मिलता है रेड कलर का। क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जब हम प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं, ये देखो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल बनाया हमने, ये रे यहां से चली गई, मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर ये इमर्ज हो गई रे, ये भी एक नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। 1 मार्क में डेफिनेशन भी पूछी गई, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और हम इसी के लिए डेरिवेशन करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। हमें एक ऐसी कंडीशन अचीव करनी है जहां एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसी के लिए हमें एक डेरिवेशन करना है, किसके लिए, रिलेशन किसके बीच में चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। अभी हम लोग पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो वही रे डायग्राम बनाया मैंने जो अभी तुम लोग को बताया कि रे पहले इंसिडेंट हुई एंड ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे, और ये दोनों नॉर्मल। सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया है QNR, R1 प्लस R2 प्लस QNR एंगल इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। QNR आ गया। नाउ ये एंगल हमारे पास I है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल भी कितना होगा, I। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये MQNI हो गया। लेकिन हमें ना ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, दैट मीन्स हमें चाहिए बस ये वाला एंगल। तो I में से अगर हम R1 को माइनस कर दे तो हमें ये एंगल MQR मिल जाएगा। MQR आ गया, I माइनस R1। इसी तरह से हम इधर वाला एंगल निकालें तो ये पूरा एंगल E होगा वर्टिकल अपोजिट से, और E माइनस R2 ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि MRQ E माइनस R2 आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकाला हमने, वापस देखें। सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया एंगल N, फिर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया MQR, फिर MRQ। बिकॉज इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम ये एक्सटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल, डेल्टा। तो डेल्टा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स का सम हमने ले लिया डेल्टा, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये डेल्टा आ गया हमारे पास।
नाउ अब हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ए क्यू एन आर। इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल तो 90 है, ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एंड एंगल ए अननोन है हमारे लिए। इन फोर एंगल्स का सम होना चाहिए 360। हमने यही लिया है, देखो 90 प्लस 90 180, क्यू एन आर था 180 माइनस आर वन माइनस आर टू। पुट कर दी वैल्यू, सॉल्व करके ए आ गया आर वन प्लस आर टू, और डेल्टा हमारे पास ये आ चुका है। डेल्टा में आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू था, और आर वन प्लस आर टू यानी ए, तो हमने इसको ए पुट कर दिया। इस तरह से ए प्लस डेल्टा आई प्लस ई हो गया। बट इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आर वन आर टू सेम होते हैं, तो हमने आर ले लिया, और आई और ई भी सेम होते हैं, आर वन आर टू भी सेम है, आई और ई भी सेम है। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में डेल्टा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एम। डेल्टा एम मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। नाउ अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर दे, आर वन आर टू की जगह आर आर पुट कर दिया, तो आर आ गया ए बाय टू। डेल्टा प्लस ए था आई प्लस ई, इसको आई और आई लिख के आई की वैल्यू भी आ गई। म्यू निकालना था हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इसलिए हमने आई और आर निकाल दिया और यहाँ पुट कर दिया। इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में एक रिलेशन आ गया। बट अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है, मतलब हमने एक बहुत ही स्मॉल एंगल का प्रिज्म लिया है, तो हम साइन साइन को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू टू कैंसल। ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन बना सकते हैं, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल प्रिज्म। स्मॉल प्रिज्म दिया है, मतलब 5 to 10 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो ये यूज करना है। लेकिन अगर एंगल बहुत बड़ा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ये फॉर्मूला का डेरिवेशन और साथ में इस पे एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है। स्टार्टिंग कहाँ से की हमने ध्यान रखना है, एंगल एन फाइंड करने से। एंगल एन फाइंड करने के बाद हमने एन क्यू आर और एम आर क्यू निकाला, इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल से डेल्टा। डेल्टा आने के बाद हमने क्वाड्रिलेटरल यूज करके उसमें से एंगल ए की वैल्यू निकाल ली, आर वन आर टू। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आर वन आर टू इक्वल्स टू आर और आई इक्वल्स टू ई होता है, हमने ये वैल्यूज पुट करके आर और आई फाइंड कर लिया एंड देन इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। इस तरह से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किस में रिलेशन आ रहा है, डेल्टा एम एंड इवन एंगल ऑफ प्रिज्म। हम लोग आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। सबसे सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज नथिंग बट कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का एक डेरिवेशन देखते हैं। ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसका यूज आगे के डेरिवेशंस में होगा। हमने एक ऑब्जेक्ट को बिटवीन ओ एंड एफ रखा, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस इसकी इमेज बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। रे पैरेलल गई तो फोकस से पास, एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो स्ट्रेट चली गई। अब ये इमेज हमें तभी विजिबल होगी जब ये बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे इमेज बननी चाहिए, तभी हमें क्लियरली विजिबल होगी। क्योंकि ह्यूमन आई की जो डिस्टेंस है दैट इज विच कैन बी सी क्लियरली नियर पॉइंट जो है दैट इज डी 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम दो एंगल की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट के एंगल को बोलते हैं हम अल्फा, और इमेज के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। तो दो एंगल है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का एंगल और इमेज का एंगल। टेन बीटा मतलब बात किसकी कर रहे हैं हम, इमेज के एंगल की। इसका डायग्राम बनाएंगे जब हम लोग, मैं तुमको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो। एक इस तरह से सिमिलर ट्राइंगल जैसा एक डायग्राम बनता है। अब क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सुपर इम्पोज किया जाता है इमेज पे, एंड देन यहाँ से जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा, और इमेज का जो एंगल बनता है दैट इज बीटा। यहाँ पर हमने लिखा है ए डैश, ये बी डैश, ये ए वन, और ये जो डिस्टेंस है
ये d होना चाहिए और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होना चाहिए। तो जब मैं बात करता हूँ 10 बीटा की, तो 10 बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें ये पॉइंट हमारे पास क्या है, c, a डैश b डैश अपॉन b डैश c, 10 बीटा। 10 अल्फा क्या होगा, a1 b डैश अपॉन b डैश c। ना दोनों को डिवाइड करें तो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है 10 बीटा बाय 10 अल्फा। इसका भी एक डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आ गया ए डैश बी डैश अपॉन a1 b डैश, बाकी डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। ए डैश बी डैश मतलब क्या था, हाइट ऑफ इमेज, और a1 b डैश मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैग्निफिकेशन आता है हमारे पास h2 बाय h1, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू v बाय u, जो हम लेंस फॉर्मूलाज में पढ़ चुके हैं। अब जैसा कि हमें पता है इस फॉर्मूला में, ये लेंस फॉर्मूला में v जो है हमारे पास वो माइनस जी है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हुई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे। तो हमने इमेज डिस्टेंस को रख दिया माइनस जी। इमेज पहले तो हमने v से मल्टीप्लाई किया, देखो v कैंसल, माइनस वी बाई यू आ गया मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ, बट v मीन्स माइनस जी, तो 1 प्लस जी बाई एफ मैग्निफिकेशन होता है फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। तो तुम लोग डायरेक्टली ये लर्न कर सकते हो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 प्लस जी बाई एफ। इसका यूज हम करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। हम लोग आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो रहेगा उसकी फोकल लेंथ कम रहेगी एंड आईपीस की फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी। मतलब ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। फोकल लेंथ का डिफरेंस है दोनों में, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहता है फोकल लेंथ में, इसी से हमें मैग्निफिकेशन मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और वो इस इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पुट कर दिया हमने। रे डायग्राम बनेगा तो ही इसका डेरिवेशन हो पाएगा। हमने ये बनाया एंड यहाँ पे ये लेंस और एक ही लेंस है हमारे पास। इसका सेंटर हमने ओ ले लिया सपोज, और ये ओ डैश ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रे जब पैरेलल जाएगी एंड जैसा मैंने बताया कि एफ ओ इज लेस देन एफ ई, तब एक और चीज आती है कि हम इतना दूर जो है इस ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते, हमें इसको थोड़ा सा पास रखना पड़ेगा बिकॉज एफ ओ इज लेस देन एफ ई। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, रे यहाँ से गई, पैरेलल गई, ऑब्वियसली कहाँ कहाँ से पास होगी, फोकस से, एफ ओ से। एफ ऑफ ओ से पास करते हैं इस रे को ऐसे, एंड एक और रे बनाते हैं हम, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कैसे पास हो जाएगी, स्ट्रेट पास होगी ना। एक मिनट, एफ ओ अगर तुमने बहुत पास मतलब दूर बना दिया तो क्या होगा, लाइन पैरेलल आ जाएंगी, तो थोड़ा ध्यान रखना लाइन पैरेलल नहीं आनी चाहिए हमारी। अब मैंने एफ ओ को थोड़ा पास में ले लिया, ये ऐसे जा रही है रे, और एक रे हमारी यहाँ मीट करेगी इससे। ये यहाँ हमारे पास इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे पास यहाँ बन जाती है। अब ये इमेज सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब ये लेंस अगर छोटा पड़े तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम इस तरह से। अगेन दो रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग। पहला रूल, अगर ये पैरेलल जाती है तो इसके फोकस से पास होगी। अब इसका फोकस बड़ा है तो बहुत दूर जाएगा ये सब, एंड जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। इन दोनों रेस को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं मीट होंगी एंड यहाँ बनेगी हमारे पास फाइनल इमेज इस तरह से।
अब ये चीज ध्यान रखना है, जो इसने इमेज बनाई वो ओ और एफ के बीच में बनती है। ये कहाँ बन रही है? बिटवीन ओ एंड एफ। इसलिए जो इसकी इमेज बनती है वो कैसे बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, देखो सेम साइड पे बन रही है। जैसा ऑब्जेक्ट का साइज साइड ये है तो इमेज का साइड भी ये है। सपोज ये ए बी है तो ये क्या आ गया हमारे पास? ए डैश बी डैश, और ये आ गया हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश। स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है वो, शायद उसको स्ट्रेट बना लेंगे हम लोग। यहाँ बननी चाहिए इमेज, क्योंकि उसी से हम लोग एंगल भी फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज एंगल नहीं मिलेगा हमें। और ये रे डायग्राम बनाना ही सीखना है तुम्हें। ये एफ ऑफ ओ पे नहीं बनेगा तो एफ ऑफ ओ को, एफ ऑफ ई बी को भी हम लोग शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा, चलेगा अगर एक दो बार गलती होती है, लेकिन ये ऐसा बनेगा कुछ। और हमारे पास ये क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। इसी पे हमें ऑब्जेक्ट को भी सुपर इम्पोज करना है, तो ये सेम ऑब्जेक्ट को हम सुपर इम्पोज किस पे कर देंगे? इमेज पे। ये क्या है ध्यान रखना, ये बी डबल डैश है, और यहाँ भी हम कुछ इसकी लेबलिंग कर देते हैं, कुछ एम लिख दिया सपोज मैंने। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सुपर इम्पोज किया। अब ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा, और जो इमेज का एंगल बन रहा है दैट इज बीटा। ये इमेज है हमारे पास, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। ये फाइनल इमेज है हमारे पास, और ये जब ऑब्जेक्ट को हमने सुपर इम्पोज किया तो वो बना है। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे आने चाहिए, तभी हम इसका आगे डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो भाई हम लोगों ने अभी तक डायग्राम बनाया है, अभी तक डेरिवेशन नहीं आया है, लेकिन डायग्राम समझ में आएगा तो ही डेरिवेशन कर पाओगे। अब डेरिवेशन पे आते हैं। जैसा कि हमें पता है मैग्निफिकेशन, मैंने बताया बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, टेन बीटा बाय टेन अल्फा। कुछ कुछ बुक्स में पहले इसको प्रूव किया फिर मैग्निफिकेशन पे आते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा डायरेक्ट तुम लोग यहीं से स्टार्ट करना। हाँ, और एरोज लगाना मत भूलना कि कैसे हमने ये रे डायग्राम बनाया है, रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, ये भी एरो लगाने पड़ेंगे हम लोगों को। अब देखो टेन बीटा मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ डैश। टेन बीटा आ गया ये। अपॉन में क्या रखना है हमें? टेन अल्फा रखना है। तो टेन अल्फा क्या होगा? एम बी डबल डैश अपॉन बी डबल डैश ओ डैश। तो भाई रेसिप्रोकल होके बी डबल डैश ओ डैश तो कैंसल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये। क्या मैं एम बी डबल डैश को ए बी लिख सकता हूँ? यानी मैंने क्या लिख दिया इसको? ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। नाउ इसमें मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मैंने इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो मिड में हमारे पास इमेज फॉर्म हुई थी दैट इज ए डैश बी डैश। मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। देखो ये ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि देखो ये जो मैग्निफिकेशन आ रहा है दैट इज ए डबल डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए है? आई पीस के लिए। और ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसका मैग्निफिकेशन है? इस तरह से हमारे पास मैग्निफिकेशन जो आ जाता है वो आ जाएगा आई पीस का मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन तो होना चाहिए v ऑफ o बाय u ऑफ o। मतलब अब ये क्वेश्चन आता है v ऑफ o क्या है और u ऑफ o क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u ऑफ o बोला है, और ये जो इमेज फॉर्म हुई इसको क्या बोला हमने? v ऑफ o।
ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, दिस वन इज u ऑफ e, एंड फाइनल इमेज जहां हमारे पास बन रही है दैट इज v ऑफ e, और v ऑफ e हमारे लिए d होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तभी इमेज विजिबल होगी। ये क्या है ध्यान रखेंगे, ये है हमारे पास v ऑफ o, और ये क्या है हमारे पास u ऑफ o। अब हम इसमें m ऑफ e की बात करें तो आईपीस के लिए मैग्निफिकेशन, आईपीस वैसे ही वर्क करेगा लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका मैग्निफिकेशन होना चाहिए 1 प्लस जी बाय एफ ई। इस तरह से कंबाइंड मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस जी बाय एफ ई। यही सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल में भी हम इसी का यूज करेंगे, और अगर एग्जाम में डिराइव करने के लिए आता है तो तुम्हें यहाँ तक डिराइव करके आता है। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप समझें तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल अब उल्टा ही है। यहाँ एफ ऑफ ओ ग्रेटर होता है और एफ ऑफ ई यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो होती है वो स्मॉलर होती है, और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। जैसा कि हम टेलीस्कोप से फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ इनफाइनाइट पे है, उस केस को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट पे और इमेज भी अगर इनफाइनाइट पे बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब जो इनफाइनाइट से रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, मतलब इमेज फॉर्म होगी एफ ऑफ ओ पे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गई, फोकस पे। अब इसमें इमेज कहाँ बनी, एफ ओ पे, और इसमें एफ ओ और एफ ई कोइंसाइड कर रहे हैं। नॉर्मल पोजीशन के लिए एफ ओ एफ ई कोइंसाइड कर रहे हैं। ये जो इमेज बनी ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब इसमें देखें तो इधर हमारा एंगल जो बन रहा है दैट इज अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, बीटा। टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, और टेन बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन अल्फा तो आ गया, टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ओ डैश बी डैश। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टेन बीटा बाय टेन अल्फा चाहिए हमें, उसी से मैग्निफिकेशन आता है। यानी मैग्निफिकेशन क्या आएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। कैंसल होके ये बन जाएगा हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। नाउ ओ बी डैश, ओ बी डैश मतलब एफ ऑफ ओ, और ओ डैश बी डैश यानी एफ ऑफ ई। इस तरह से मैग्निफिकेशन क्या आता है हमारा, एफ ऑफ ओ बाय एफ ऑफ ई। और पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि ये सभी रेकेट्स साथ में चल रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या आया इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, एफ ऑफ ओ बाय एफ ऑफ ई। ये मैग्निफिकेशन होता है टेलीस्कोप का इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है हमारी, इन्फिनिटी पे। कभी तुमसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताओ, लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप, तो ये पूरा लेंथ ऑफ ट्यूब होता है, और ये होगा दो चीजों का सम दैट इज एफ ऑफ ओ प्लस एफ ऑफ ई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, एफ ऑफ ओ प्लस एफ ऑफ ई, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ ऑफ ओ बाय एफ ऑफ ई। नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट अभी भी इन्फिनिटी पे है लेकिन इमेज कहाँ बनानी है अब, डी पे। और वो तभी हो सकता है जब पहला वाला लेंस इमेज जो है ओ और एफ के बीच में बना है। अब एफ पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, एफ और एफ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एफ ऑफ ओ आगे जा रहा है, देखो एफ ऑफ ई पीछे आ गया, मतलब इमेज ओ और एफ के बीच में बनेगी, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
रे पैरेलल गई तो फोकस से एंड ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास एक्सटेंड किया, कहाँ मीट करती है? डी पे, क्योंकि ये डी पे हमें इमेज क्या होगी? क्लियरली विजिबल होगी। मैग्निफिकेशन का वापस से फॉर्मूला लगाया 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ऑब्वियसली ये अल्फा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का एंगल। ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये अल्फा, तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी अल्फा। एंड फाइनल इमेज ये बन रही है, इसका एंगल क्या लिया है हमने? बीटा। tan अल्फा होगा a डैश b डैश अपॉन o b डैश। tan अल्फा सॉरी a डैश b डैश अपॉन o b डैश। tan बीटा क्या होगा हमारे पास? a डबल डैश b डबल डैश या फिर a डैश b डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं हम? ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें सेम रखना है एक चीज को, इसलिए हमने दो ट्राइंगल जो लिए हैं, फर्स्ट वन है हमारा ओ बी डैश ए डैश एंड सेकेंड वन है हमारा ओ डैश बी डैश ए डैश। इसमें आ जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश बाय बी डैश ओ डैश। अब दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया, ओ बी डैश बाय ओ डैश बी डैश आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन। ओ बी डैश मतलब इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ओ बी डैश इमेज डिस्टेंस है एंड ओ डैश बी डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस के लिए। मतलब एक्चुअली हमें यहाँ से जो मिला है दैट इज वी ओ बाय यू ई मिला है। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, एंड ऑब्वियसली वी ओ की बात करें तो वी ऑफ ओ किसके इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ओ के। इसलिए मैंने लिखा है एफ ऑफ ओ बाय माइनस यू ऑफ ई। तो हमने लिख दिया इसको माइनस एफ ऑफ ओ बाय यू ऑफ ई। माइनस क्यों लगाया? यू ऑफ ई में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम अपोजिट मेजर कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना पड़ेगा। इवन वो जो हमने पहले वाला डेरिवेशन किया उसमें भी हमें एक एफ ऑफ ओ को पॉजिटिव लेना चाहिए था और एफ ऑफ ई को क्या लेना चाहिए था? नेगेटिव लेना चाहिए था, पर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो इसलिए फोकल लेंथ तो दोनों की पॉजिटिव लेते हैं। नाउ क्या दिया देखो हमने आगे, उसके लिए हम ये वाला पार्ट समझते हैं। 1/f होता है 1/e v माइनस 1/u। फाइनल इमेज हमारी बन रही है डी पे, तो v को हमने रख दिया माइनस डी, साइन कन्वेंशन को लगाते हुए इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं और यहां से 1/f कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है इससे डिवाइड करना, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन जब इसको 1/f से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ ई बाई डी आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? 1/u ऑफ ई की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। इस तरह से ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। भाई यहाँ तक तो इसमें भी सेम चल रहे थे, डिफरेंस कहाँ से आया ये चीज अलग से करना पड़ी। तो इस पोर्शन को याद रखेंगे, बाकी तो बहुत इजी है ये डेरिवेशन भी। A compound microscope consists of an objective of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by distance, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। How far from the objective should an object be placed? U of O find करना है हमें in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision. फाइनल इमेज जो बनानी है हमें वो इससे भी दूर बनेगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 15 है और फाइनल इमेज हमें कहाँ बनानी है? ये मेरा ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, इमेज बीच में आ रही है लेकिन वो दूर जाएगी, यानी फाइनल इमेज तुम्हें बनानी है 25 सेंटीमीटर पे, -25 पे। दो केसेस है, एक में फाइनल इमेज -25 पे चाहिए, दूसरे में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे चाहिए। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, फोकल लेंथ 2 है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है हमें।
इमेज, अच्छा इसमें ना हमको रिवर्स चलना पड़ेगा पूरा, पहले आईपीस के लिए करते हैं। आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25, ये -25, यू ऑफ ई फाइंड करना है हमें। 6.25 प्लस 1/25 माइनस 1/u ऑफ ई आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो u ऑफ ई की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास -5, क्योंकि ये 4/25 होता है। -5 मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 पे है, टोटल 15 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया? 10। ये हमारे पास v ऑफ o आ गया। और हमारे पास f ऑफ o है, v ऑफ o हमारे पास है कितना? प्लस का 10, क्योंकि इधर जा रहे हैं हम लोग, एंड u ऑफ o फाइंड करना है। तो 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/u ऑफ o आ जाएगा। सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4/10। कैसा आएगा ये? मतलब u ऑफ o की वैल्यू आ जाएगी -2.5 सेंटीमीटर। ये किस केस में आई? जब हमने क्या लिया है? ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया है? इमेज को, सॉरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सेकेंड केस ऐसा ही कर सकते हैं जब इमेज कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। लीस्ट डिस्टेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास? VO by UO 1 प्लस G by F ऑफ E। V ऑफ O क्या है हमारे पास? V ऑफ O है 10, U ऑफ O है 2.5। पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना, क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव नहीं आता है। D, D क्या था हमारे पास? 25 अपॉन F ऑफ E मतलब 6.25, यह आएगा 4 डिवाइड करके 4 प्लस 1 5, मैग्निफिकेशन आ गया 20। ये सेम प्रोसीजर अब तुम लोग किसके लिए करोगे? जैसे मैंने यहाँ 25 से स्टार्टिंग की थी, वैसे यहाँ तुम नॉट डिफाइंड एंड इनफाइनाइट से स्टार्ट करोगे। उस केस में u ऑफ ई यही आएगा, और u ऑफ ई आ गया तो उसको 15 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? v ऑफ o, एंड देन उससे u ऑफ o निकलेगा। ऐसे ही टेलीस्कोप पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 144, आईपीस है फोकल लेंथ 6। मैग्नीफाइंग पावर बताना है क्या होगी, तो टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर FO/FE होती है डायरेक्ट। एंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब बतानी है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है? FO+FE यानी 150 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप का एक और टाइप होता है विच इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें मिरर का यूज किया जाता है। जो हमने पहले पढ़ा वो रिफ्रैक्टिंग टाइप था, हमने उसमें लेंस का यूज किया था। लेंस के साथ साथ मिरर का भी यूज कर रहे हैं। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर एक आईपीस है और यहाँ पे एक मिरर है। इनफाइनाइट से आने वाली रेज एक ये वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। ये भी एक मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, और यहाँ सेंटर पे क्या रखा हुआ है? कॉन्वेक्स। पहले वो इनफाइनाइट से आने वाली रेज को कॉन्वर्ज करता है यहाँ पे, और फिर ये इनको कहाँ फोकस कर देता है? आईपीस पे, जिससे कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिलती है हमें इमेज की। दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो अगर तुमसे एग्जाम में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम पूछते हैं, जनरली वही पूछा गया है, तो तुम्हें ये बना के आना है। और एडवांटेज क्या है हमारा इसका? कि इंटेंसिटी हाई मिलेगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग। एंड क्रोमेटिक एब्रेशन या लेंस में अगर कोई डिफेक्ट है तो वो यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मिरर उसको क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है उस चीज को। तो ये बेस्ट वन टेलीस्कोप माना जाता है, जिसमें ये लोग किसका यूज कर रहे हैं? मिरर्स का यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अगर एडवांटेज पूछे जाएं, जैसा कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, तो क्या एडवांटेज है? दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज लाइट वेट, पोर्टेबल होता है, लो कॉस्ट होता है, इजी टू हैंडल है। इमेज फॉर्म इज मोर ब्राइट बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है।
Mirror can be constructed with considerable large diameter than lenses.